हम ज्योग्राफी में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी इन इंडिया के लेक्चर्स लगा रहे हैं, जिसमें हम वाटर रिसोर्सेज का टॉपिक कवर कर रहे हैं। हमने सरफेस वाटर रिसोर्सेज को बहुत डिटेल में कवर किया, जिस दौरान हमने इंटरलिंकिंग रिवर वाटर प्रोजेक्ट का एक क्रिटिकल असेसमेंट किया। हमने रिसेंटली उसी दिशा में उठे एक कदम, जैसे कि केन और बेतवा नदी के जोड़ने के प्रोग्राम यानी कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का एक डिटेल एनालिसिस किया। हमने उसके प्रोज और कॉन्स बताए आपको, क्या क्या चैलेंजेस हैं उस प्रोजेक्ट के रास्ते में और क्या क्या लाभ सरकार मानती है कि उसके मिलेंगे, हमने आपके सामने रखे। और वो प्रोजेक्ट अगर एग्जीक्यूट होना है तो किन बातों को ख्याल में रखने के बाद होना चाहिए, हमने आपको समझा दिया। मतलब हमारी जो अप्रोच रहती है टिल डेट अपडेट अप्रोच, प्रिलिमिनरी के हिसाब से सारा डाटा, सारी रीसेंट इन्फॉर्मेशन, सारे प्रोसेसेस और फिनोमेनास हमने आपको उसमें बताया, और आपकी मेंस की ज़रूरतों के हिसाब से हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट और कॉम्प्रिहेंसिवली रीसेंट केस स्टडीज़ ऐड करके वो टॉपिक कंप्लीट किया। अब हम वाटर रिसोर्सेज में एक हैवी इशू सरफेस वाटर से निकल के आगे ग्राउंड वाटर की ओर जा रहे हैं, और अब हम ग्राउंड वाटर को समझेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक वाटर रिसोर्सेज में ग्राउंड वाटर है। मैं ग्राउंड वाटर भी आपको रिसेंटली 2022 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ग्राउंड वाटर जो है, या जिसे आप कह सकते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB, इसके द्वारा जो 2022 में रिसेंटली ग्राउंड वाटर को लेकर के रिपोर्ट सबमिट हुई है, द लेटेस्ट रिपोर्ट, उसके तहत जो डाटा है उसमें जो उन्होंने एनालिसिस रखा है, हम उसको पकड़ के चलेंगे। और ऑथर जो कि डी आर खुल्लर हम फॉलो करते हैं, ऑथर के द्वारा दी गई सारी बातों को इस रीसेंट डाटा के साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो रिपोर्ट रीसेंट कोट कर देंगे, ऑथर कॉन्सेप्ट बड़े लेवल पे करा रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो इसके साथ जोड़ के समझा देंगे, तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट वहाँ भी फुलफ़िल हो जाएगी। तो मैंने ये जो डाटा यहाँ यूज़ किया है, मैंने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो ग्राउंड वाटर डायनामिज्म को लेकर के 2022 रिपोर्ट आई थी, ये मैंने उसका डाटा लिखा है। मैंने बुक का डाटा ग्राउंड वाटर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं किया, वो पुराना डाटा है और नए डाटा के आने के बाद वो आउटडेटेड हो गया, तो मैंने नया डाटा इंक्लूड किया। जैसा हम अपने हर लेक्चर में, चाहे इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कुछ भी हम करते रहते हैं, जो भी रीसेंट डाटा उससे जुड़ा होता है वो हम लिखवा देते हैं। बुक अपने आप ही अमेंड हो जाती है, ऑथर अपने आप ही रिवाइज हो जाता है इस तरह से। मेन बात तो हमने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड वाटर क्या लिखा है, अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर percolates in the rocks and soils and is available to us as ground water। सिंपल, कितना सरल ढंग से उन्होंने लिख दिया कि जो प्रेसिपिटेशन होती है, चाहे वो बारिश है, चाहे वो बर्फ़बारी हुई है, स्नोफॉल या कुछ भी, उसका एक हिस्सा रिस करके, परकोलेट हो करके मिट्टी से, चट्टानों से सरफेस के अंदर चला जाता है, वो हमें मिलता है ग्राउंड वाटर के तौर पर। ग्राउंड वाटर को हम सब सरफेस वाटर भी कहते हैं। सरफेस वाटर हमने कहा था, हमारे सामने था, रिवर्स थी, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, इन सबको हमने सरफेस वाटर के तौर पे लिया एटसेट्रा। इसी तरह से जो सरफेस जिस पे हम खड़े हैं इस समय में, दैट लेयर वी आर कॉलिंग इट सरफेस, इसके नीचे द सब सरफेस वाटर, उसको आप ग्राउंड वाटर कहते हैं। आप जहाँ खड़े हैं उसके अंदर नीचे तो कोई ग्राउंड फ्लोर होगा, इसलिए इट इज़ अ ग्राउंड वाटर। ओके, इट इज़ अ सब सरफेस वाटर। वो कैसे जाएगा, पानी आने का स्रोत क्या है मुझे बताओ। पानी आने का स्रोत तो बरसात ही है, और क्या तरीका हो सकता है, प्रेसिपिटेशन, किसी भी फॉर्म में प्रेसिपिटेशन तो होनी होगी। वो चाहे पहाड़ों में बर्फ़ गिरी है, वो पिघल के नदी बन जाएगी, और वो नदी का पानी धीरे धीरे रिस रिस के ज़मीन में चला जाएगा और वो ग्राउंड वाटर बन जाएगा। पर मेन मुद्दा तो बर्फ़ का गिरना था, बर्फ़ का जमना था, है कि नहीं। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम इस वर्ड को समझें कि ये रेन वाटर या प्रेसिपिटेशन वर्ड यूज़ करिए, इसका एक हिस्सा रिस करके, परकोलेट करके चट्टानों और मिट्टियों के वाया परकोलेट होता है, रिसता है, और फिर वो ग्राउंड वाटर के रूप में हमें उपलब्ध होता है। इतनी बात समझ में आई। ये प्रक्रिया मैं अभी समझाऊंगा एक इमेज के वाया। पहले हम कुछ चीज़ देखें। जब हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं कि ग्राउंड वाटर हमें मिलता कहाँ, कैसे, ग्राउंड वाटर पैदा कैसे कैसे होता है, मतलब कौन कौन सी आइटम्स हैं जो ग्राउंड वाटर बनाने में कंट्रीब्यूट करती हैं। सो उन्हें हम आइटम्स ऑफ सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर कहेंगे।
ग्राउंड वाटर सप्लाई करने वाली आइटम है। और दूसरा, वही ग्राउंड वाटर डिस्पोज कैसे होता है, मतलब वही ग्राउंड वाटर अपने एक्वेफर से या अपने जलाशय से निकलता कैसे है। तो एक तो पानी पैदा होने के तरीके, वहाँ पर कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है, एक वहाँ से पानी कैसे कैसे निकल रहा है। अगर सब सरफेस लेवल पे कहीं पानी जमा है, कहाँ से आके जमा हुआ और कैसे वहाँ से निकल रहा है। तो इसको हमने लिखा है आइटम्स ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल। डिस्पोजल माने निकलना, सप्लाई माने वहाँ पर इकट्ठा होना ऑफ ग्राउंड वाटर। सबसे पहले हम आइटम्स ऑफ सप्लाई टू ग्राउंड वाटर रिजर्वायर करेंगे। तो ग्राउंड वाटर का भी अपना एक रिजर्वायर है ना, पानी सब सरफेस लेवल पर अंदर पानी कहीं जमा है, सो इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ ग्राउंड वाटर। कौन कौन सी आइटम्स उस रिजर्वायर में पानी सप्लाई कर रही हैं, जैसे मान लीजिए हम सरफेस लेवल पर ही किसी बैराज या डैम के पीछे बने हम रिजर्वायर की बात करें, तो हम उस रिजर्वायर में हम पूछेंगे कि कौन कौन सी आइटम्स उसे पानी सप्लाई कर रही हैं, तो आप कहेंगे एक ये रिवर कर रही है और बाकी ये सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स, those that river and all the streams are supplying water to the reservoir, but that reservoir is on the surface। ऐसे ही जो रिजर्वायर सरफेस के अंडर है, सब सरफेस लेवल पे कौन कौन सी आइटम उसे पानी सप्लाई कर रही है, पढ़ लेते हैं। तो पहला है जो आप सब जानते हैं, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन इनफिल्ट्रेशन। प्रेसिपिटेशन किसी भी तरह से, अभी सिंपल इसे बरसात समझ लो, मैंने बर्फ़बारी भी कहा था। जो बरसात है या जो बर्फ़बारी है, अब हम बरसात ही वर्ड यूज़ करेंगे आगे। तो जो बरसात का पानी है, रेन वाटर है, वो गिरा और वो रिस्क के इनफिल्ट्रेट होके अंदर चला गया और सप्लाई हो गया क्या, ग्राउंड वाटर, रिजर्वायर को पानी। तो इस तरह से एक सिंपल सरल तरीका कि प्रेसिपिटेशन इनफिल्ट्रेट कर जाती है, बरसात का पानी रिस्क के अंदर चला जाता है और ग्राउंड वाटर बन जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होगी, देखिए रिचार्ज फ्रॉम नेचुरल रिचार्ज। आर्टिफिशियली आप कोई पाइप नहीं अंडर डाल रहे हैं, आप कोई अपने से एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप में ही हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। सो नेचुरल रिचार्ज फ्रॉम स्ट्रीम्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। अब चलिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप सपोज़ कीजिए कि क्रिकेट पिच है, या मान लीजिए कि घर का आंगन है, कच्चा है ना, आप उसमें पानी डालिए 2 गिलास, थोड़ी देर में ही देखिए वो पानी डालते डालते ही इवेपोरेशन तो इतनी जल्दी नहीं होगा, पर पानी डालते डालते आप देख रहे हैं मिट्टी पानी पी ले रही है। आप कह रहे हैं पानी पी गई, पी क्या गई, मतलब वो अंदर चला गया ना भाई, क्योंकि जो वो रॉक है जिस पे आपने चट्टान पे पानी डाला, या वो जो सॉइल है, मिट्टी जिस पे आपने पानी डाला, सरफेस सिंपल, वो परमिएबल है, उसमें एक परमिएबिलिटी है, मतलब कि जो उस सॉइल के जो ग्रेन्स हैं उनमें जो स्पेस है उसके अंदर पानी चला जा रहा है और धीरे धीरे उसे रास्ता मिलता जाएगा अंदर अंदर जुड़ते जुड़ते जुड़ते, और वो जाके अंदर एक्वेफर में टिक जाएगा पानी। तो इसी तरह से अगर कोई तालाब में पानी खड़ा है, कोई लेक में पानी खड़ा है, झील में, या कोई छोटी मोटी स्ट्रीम या नदी बह रही है, तो उसका जो बेस है, नदी का बेस, उस तालाब का बेस या उस झील का जो बेस है, वहाँ से भी तो पानी रिस रिस के अंदर जा सकता है ना। तो फिर हम इसलिए कहते हैं ना कि गांव देहात में पहले समय में तालाब हुआ करते थे, और अगर हम ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें हर हाल अपने तालाबों को दोबारा ज़िंदा करना पड़ेगा, क्योंकि तालाबों में पानी खड़ा रहेगा कैसे, बरसातों का पानी फालतू में बह जाता है ना इधर उधर, तो वो अगर हम अच्छे से तालाबों की सफाई करके रखेंगे, पूरा उनकी गहराई बना के रखेंगे, तो बरसातों का पानी तालाबों में इकट्ठा होगा, फिर तालाबों का पानी थोड़ा रिस 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 के अंदर जाएगा, और ऐसे में जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाएगा, और ऐसे में ग्राउंड वाटर में जो पानी है उसका जो टॉप लेवल है वो ऊपर 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 आ जाएगा। तो हम ऐसे में कहेंगे कि हमारा वाटर टेबल ऊपर आ गया, हमारा जो वाटर टेबल है वो ऊपर आ गया, क्योंकि हमने जो भी उजड़ चुके तालाब थे उन्हें दोबारा ज़िंदा कर दिया, हमने उन्हें दोबारा रीस्टोर कर दिया। इसलिए पंजाब में ख़ास तौर पर ये मुहिम चलाई गई आज से 10 से 12 साल पहले कि पंजाब के तालाबों को का पुनर्जीवन करना होगा, उन्हें में रिजुविनेट करना पड़ेगा, तभी ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो ऊपर आएगा, ऐसा कहा गया। दैट्स ऑल। इसी तरह से ये भी एक तरीका है, बारिश नहीं हो रही है पर तालाब, झील या किसी छोटी नदी में पानी है, वो उसके तल
नदी, तालाब, झील के जो तल में पानी रिस रिस के अंदर जा रहा है, वो ग्राउंड वाटर टेबल ही को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा क्या होगा? ग्राउंड वाटर इनफ्लो। देखिए ग्राउंड वाटर इनफ्लो क्या है? तो मान लीजिए कि कहीं पहाड़ों पर पानी पड़ा, वो वहाँ पर सीप इन हो गया, या मान लीजिए किसी भी और दूसरे इलाके में, किसी प्लेचू या किसी प्लेन एरिया में ही पानी गिरा, सीप इन हो गया, अंदर सीपेज हुए पानी ने अंदर ही अंदर अपना एक रास्ता बना लिया बहने का। और मान लीजिए कि यहाँ पर एक्विफर है या यहाँ एक्विफर है, उधर से पानी बह करके इसमें आ गया, इधर से सीप इन वो कहीं भी हुआ हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर फ़्लो कर रहा है सब सरफेस लेवल पर, अंदरूनी नदियाँ, और वो फ़्लो करते करते वो उस जाके एक्विफर में पानी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस तरह से भी सब सरफेस लेवल पर भी कई तरह के इनफ्लोज क्रिएट होते हैं जो पानी कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ आप हैं सिर्फ वहाँ बारिश हुई, कोई बात नहीं, घबराओ मत, आप वहाँ हैं, बारिश नहीं हुई तो कोई नहीं, जो कैचमेंट एरिया है जहाँ आप रहते हैं, वो जो पूरे कैचमेंट एरिया में कहीं हो जाए, आपका ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा। तो पानी वहाँ गिरा, अंदर परकोलेट हुआ, अंदर एक इनफ्लो क्रिएट हुआ, और आपका एक्वेफर जो है वो, आप जहाँ रह रहे हैं वो एक्वेफर भर गया, है ना। सिंपल। अब ये कुछ वर्ड देखो आपको तंग करते हैं, मैं उन्हें सरल कर दूं। वर्ड तंग करता है जैसे कि कैचमेंट, वाटरशेड और बेसिन, ये शब्द कई बार तंग करते हैं, ऐसा लगता है एक ही है कि नहीं है। चलो समझा देता हूँ, थोड़ा समझो। अच्छा, सपोज़ करो कि एक बड़ी नदी बह रही है, एक मेन रिवर सपोज़ करो बह रही है। अच्छा, तो इधर सपोज़ करो एक और दो पहाड़ियाँ हैं, एक और दो पहाड़ियाँ, एक छोटी नदी यहाँ भी बह रही है, ये आके बड़ी नदी में मिलेगी। अच्छा, ये जो एक और दो पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, इन दोनों पहाड़ियों का पानी इस छोटी नदी को मिल रहा होगा, ये दोनों पहाड़ियों का पानी इस छोटी नदी को मिल रहा होगा। ये एक कैचमेंट है, कैचमेंट 1, जहाँ से भी वो छोटी नदी जिस भी सराउंडिंग एरिया से पानी कैच कर रही है, उस नदी का वो कैचमेंट एरिया है। तो कैचमेंट नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये एक कैचमेंट किस में समा जाएगा? सब वाटरशेड। सब वाटरशेड, सब वाटरशेड क्या है? ये दो पहाड़ियों के बीच की एक छोटी नदी थी, इस तो ये वाली पहाड़ी, इसके इधर एक और पहाड़ी, उनमें भी एक छोटी नदी है। तो एक जो माउंटेन रहता है, छोटा सा हिल मान लो या माउंटेन रह लो, तो जैसे सपोज़ करो कि वो ऐसे हैं, तो पहाड़ी की ये साइड अगर इस नदी को पानी दे रही है, तो ये साइड इधर की नदी को भी दे रही होगी, तो ऐसी ही एक साइड माउंटेन की इधर भी होगी। तो ये भी एक कैचमेंट हुआ, ये कैचमेंट 1, ये कैचमेंट 2, है ना। तो इस तरह से जो एक कैचमेंट है और या दूसरा कैचमेंट है, एक कैचमेंट एक सब वाटरशेड का के अंदर आ जाता है, और सारे कैचमेंट्स जो हैं, एक कैचमेंट, दो कैचमेंट, तीन कैचमेंट, चार कैचमेंट को मिला लो तो वाटरशेड्स बनते हैं। तो ये कैचमेंट को मिला के हो सकता है इस इलाके का एक प्रॉपर वाटरशेड बना हो, वाटरशेड नंबर 1, आगे वाटरशेड 2, वाटरशेड 3, सारे वाटरशेड्स को मिलाकर के एक बेसिन बनता है। तो हो सकता है एक मेन रिवर गंगा है, एक मेन रिवर गंगा है, ध्यान से समझो, और गंगा है, उधर से यमुना आ रही है, यमुना को कई ट्रिब्यूटरियाँ मिली होंगी, गंगा को भी कई ट्रिब्यूटरियाँ मिली होंगी, हर ट्रिब्यूटरी का अपना एक कैचमेंट होगा, हर ट्रिब्यूटरी का अपना एक कैचमेंट होगा, और हर यमुना की ट्रिब्यूटरी का भी अपना ट्रैक कैचमेंट होगा। अच्छा, यमुना में आके चंबल नदी मिल रही है ना, तो चंबल नदी के भी अपने कैचमेंट एरिया, प्लस चंबल में जो जो नदियाँ मिल रही हैं उनके भी अपने कैचमेंट एरिया होंगे। आई बात समझ में? इस तरह से 1 2 3 4 कई कैचमेंट्स हैं, कई सारे कैचमेंट्स हैं। वो सारे जो कैचमेंट्स हैं, वो कैचमेंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे वाटरशेड में, और ये सारे वाटरशेड से मिलकर के बनता है एक बेसिन। तो एक बेसिन एक बड़ा लार्ज एंटिटी है, जिस बेसिन में कई वाटरशेड और उन वाटरशेड्स में कई कैचमेंट्स आ जाते हैं। ओके, सो देयर इज़ वन गंगा बेसिन, गंगा का एक बेसिन है, उसे इमेजिन करो बहुत बड़ा है, वो यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरियों तक जा रहा है। इस बहाने वो नीचे कहाँ तक चला गया? चंबल तक, केन, बेतवा तक सारा चला गया। तो वो इस तरह से यमुना का देयर इज़ अ बेसिन,
जैसे ब्रह्मपुत्र का अपना एक बेसिन है, ब्रह्मपुत्र के एक बेसिन में कई वाटरशेड्स और उनमें कई कैचमेंट्स आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको आप इसे भी ऐसा भी कह सकते हो, गंगा का कैचमेंट एरिया सारा। आई बात समझ में? तो ये टर्म्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो मैंने यही कहा कि मान लीजिए कि एक आप यहाँ रह रहे हैं और अगल बगल के कैचमेंट एरिया में बरसात हो गई तो परकोलेट करके सीप इन होके आपके सरफेस के नीचे जो सब सरफेस एक्विफर है वो भर सकता है। या मान लीजिए कि इस कैचमेंट एरिया के उधर जो उस कैचमेंट एरिया में बरसात हो गई, कहीं पर भी ऊंचाइयों पे बरसात हो गई, पानी परकोलेट हो गया, इनफ्लो करके जो इस पूरे वाटरशेड के नीचे एक्वेफर है उसमें पानी भर गया, तो भी आपका पर्पज़ रिजॉल्व हो जा रहा है। आई बात समझ में? तो पहले एक मैं बात बता दूं, अब वाटर असेसमेंट कैसे होता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड अब वाटर असेसमेंट करता है, उसके लिए वो एक टर्म यूज़ करता है, दैट इज़ असेसमेंट यूनिट्स। और अब असेसमेंट यूनिट्स कौन है देश में, किस यूनिट को स्टडी किया जाता है? देखिए, जैसे इंडिया एक कंट्री है, फिर उसके स्टेट्स हैं, स्टेट्स में आगे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में आगे सब डिस्ट्रिक्ट्स तालुकाज होते हैं, यानी कि ब्लॉक्स होते हैं, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो ऐसे में जो असेसमेंट यूनिट है, ग्राउंड वाटर का असेसमेंट करने का जो मेन यूनिट है, अब उसे आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। या तो आप उसे ब्लॉक कहिए, या तो अब आप उसे तालुका कहिए, या मंडल कहिए। तो ब्लॉक, मंडल, तालुका ये असेसमेंट यूनिट है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इन्हें असेसमेंट यूनिट मानता है। ये अब की बात है, तो मतलब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को असेसमेंट यूनिट के तौर पे देखता है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ही हो गई, पॉलिटिकल डिवीजन। आपने इलाके को एडमिनिस्ट्रेटिवली बांटा है ना, एक ब्लॉक या एक तालुका या एक मंडल कह दिया आपने, ये तो आपने बांटा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक समय तक जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो इंडिया के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का असेसमेंट के लिए जो असेसमेंट यूनिट अंडर कंसिडरेशन लेता था वो बेसिन होता था, एक बेसिन। तो पहले वो बेसिन अप्रोच फॉलो करता था टू असेस द ग्राउंड वाटर। जैसे सपोज करिए यमुना का बेसिन, तो असेसमेंट यूनिट कौन हुआ यहाँ पे? यमुना बेसिन। लेकिन आज की डेट में तो यमुना बेसिन के अंदर कितने स्टेट्स आ जाएंगे और उन स्टेट्स में आगे कितने ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो आज जो असेसमेंट यूनिट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, फिजिकल फीचर नहीं है। पहले जो था वो नेचुरल था, दैट इज़ बेसिन। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिमार्केशन फॉलो करते हैं। ओके, तो पहले बेसिन एरिया अप्रोच अपना करके उस नदी के बेसिन के नीचे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उनका असेसमेंट किया जाता था। अब हम तालुका लेवल पर जा कर के असेसमेंट करते हैं। हो सकता है कि वो तालुका दो नदियों का बेसिन हो, दो नदियाँ गुजर रही हों वहाँ से, है कि नहीं? तो ये भी हो सकता है कोई एक रिवर का बेसिन ना हो। क्लियर है कहानी? कोई डाउट तो नहीं? तो इसलिए आज का हमारा असेसमेंट यूनिट अब के समय का ये ब्लॉक होता है, पर पहले बेसिन को इस्तेमाल किया जाता था एज एन असेसमेंट यूनिट। इतनी बात क्लियर? वो हमने बदली चीज़। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ग्राउंड वाटर इनफ्लो भी एक तरीका है पानी सप्लाई करने का ग्राउंड वाटर रिजर्वायर को। तो पहला था प्रेसिपिटेशन इनफिल्ट्रेशन, दूसरा है रिचार्ज फ्रॉम द स्ट्रीम्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, तीसरा है ग्राउंड वाटर इनफ्लो, तीसरा है रिचार्ज, चौथा है रिचार्ज फ्रॉम इरिगेशन। आप खेतों में पानी लगाते हैं, वो पानी भी तो सीप इन होता है, वो कहाँ जाता है? तो इरिगेशन, हम बड़े पैमाने पर ये बात देखते हैं कि जो ड्राई एरियाज़ होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर बीकानेर के इलाकों को खेतीबाड़ी योग्य बनाने के लिए सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी कैनाल एरियाज, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट की मदद से पानी पहुंचाया जाता है राजस्थान में। तो ऐसे में वहाँ पर जो नेचुरल टेंडेंसी है क्लाइमेट की वो ये है कि वहाँ पर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है। तो मतलब इसका मतलब वो ड्राई एरिया है, वो एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस को होल्ड करने वाला एरिया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पर कैनाल से इरिगेशन कर रहे हैं। तो होता ये है कि कैनाल का पानी जब गुज़रता है तो अब कैनाल में पानी गुज़रने के बावजूद भी एक समय, हर समय में उतना यूनिट ऑफ वाटर तो रहता ही है, मतलब खड़ा है पानी, कैनाल सूखी तो नहीं है, पानी तो है ऑल द टाइम उसमें, चाहे बह रहा है बट पानी तो ऑल द टाइम है। तो वो सीप इन कर रहा है। आई बात समझ में? और अब सीप इन करने की वजह से क्या हो रहा है कि तमाम वो जो नहर जो है
वो अपने साथ कितनी सारी नहर नदी का पानी लेके आ रही है, और नदी पहाड़ों को काटते हुए आ रही है। तो नदी जब पहाड़ों को काटते हुए आ रही है तो अपने साथ कई सारे मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व करके लेके आ रही है। तो ऐसे में वो नदी का पानी जब नहर के रूप में बहता है किसी सूखे इलाके में, तो क्या होता है, पानी सीप इन होता है ज़मीन में, पोर स्पेसेस के अंदर पानी जा कर के सेटल हुआ। अब पोर स्पेसेस के वाया जब पानी जाएगा अंदर, तो रास्ते के तैयार हो जाएंगे, रास्ते बन जाएंगे। ऐसे में जो फिर ग्राउंड वाटर टेबल भी है वो रिचार्ज भी होने लगा। तो ऊपर से नीचे आने वाला पानी और नीचे से ऊपर जाने वाला पानी जुड़ भी जाते हैं आपस में, दोनों में कनेक्टिविटी भी हो जाती है और एक कनेक्टिव लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है। पर मुद्दे की कहानी यहाँ पर यह है कि परिस्थिति ये पैदा हो जाती है कि इस रीजन में बहुत स्कॉर्चिंग हीट होती है, बहुत ही तेज धूप यहाँ पर रहती है। इवेपोरेशन यहाँ पर हमेशा ही रेनफॉल से यानी कि प्रेसिपिटेशन से एक्सीड कर जाती है। ऐसे में सॉल्ट घुला हुआ पानी ज़मीन के छिद्रों में, पोरस स्पेसेस में पेनिट्रेट कर गया है डीपली, लेकिन क्योंकि इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा है, तो जब इवेपोरेशन एक्टिवेट हो जाता है तो पानी इस हिसाब से सूख जाता है कि वो पानी सरफेस के ऊपर जो पानी है वही नहीं सूखता, पानी जो उन पोर स्पेसेस में सारा पानी है वो भी सूख जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है तो पोर स्पेसेस का पानी भी सूखना शुरू हो जाता है। ऐसे में पानी तो सूख जाता है, लेकिन उस पानी के साथ जो सॉल्ट था वो वहीं का वहीं रह जाता है सॉइल में, इसलिए सॉइल बहुत एल्कलाइन हो जाती है। इसे क्षारीय मिट्टी कहते हैं। और एल्कलिनिटी, देखिए सॉइल को, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही सीमित रेंज में पीएच लेवल चाहिए। अगर उससे पीएच लेवल कम हुआ तो एसिडिक हो जाएगी, पीएच लेवल उससे ज़्यादा हुआ तो एल्कलाइन हो जाएगी। ना तो एसिडिक सॉइल हमें चाहिए ना एल्कलाइन सॉइल चाहिए, दोनों नुकसान करेंगे, ये खतरनाक है। तो ऐसे में सॉइल एल्कलाइन हो गई, इसे ही हम रेह, कल्लर या ऊसर भूमि कहते हैं, नुकसान हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसलिए जिन इलाकों में नेचुरल जो प्रेसिपिटेशन है, इवेपोरेशन उससे बहुत ज़्यादा हो तो ज़मीन की नमी तक वो सुखा देता है। ऐसे में अगर हम पहाड़ी या नहरी पानी पहुंचा रहे हैं वहाँ तक जो सॉल्ट में भरपूर, वो जा कर के ज़मीन के रुएं रुएं में समा जाता है, उसके साथ ही उसका सॉल्ट भी समा जाता है। पर इवेपोरेशन की वजह से फिर वो जब पानी सारा इवेपोरेट हो जाता है, सॉइल बहुत ज़बरदस्त मैनर में सूख जाती है, सॉल्ट्स बच जाते हैं, इसकी वजह से वो एल्कलाइन सॉइल फिर एग्रीकल्चर लायक नहीं रह जाती। इसलिए हमें एवेपोरेशन जिन एरिया में प्रेसिपिटेशन से एक्सीड करती हो उन एरिया में हमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से बचना चाहिए, हमें खड़े पानी से बचना चाहिए। क्यों? वो पानी सीप इन होगा फिर, और पानी सीपेज होकर के जब अंदर जाएगा तो कैपिलरी एक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे में पानी धीरे धीरे सीप इन होता चला जाएगा और सॉल्ट्स जो हैं उस पानी के साथ घुल करके उन पोर स्पेसेस में सारे सीप इन हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जब एवेपोरेशन हो जाएगा, पूरी ज़मीन भी सूख जाएगी, तो फिर वहाँ पर आपको मिलेगी कल्लर भूमि, ऊसर भूमि, एल्कलाइन सॉइल, जो एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं है। आई बात समझ में? ये नुकसान का कारण। और दूसरी बात, आपने ऊपर सरफेस पे पानी खड़ा रख रख के सीप इन का प्रोसेस एक्टिवेट करके नीचे ग्राउंड वाटर के साथ कैपिलरीज क्रिएट कर दी हैं, रेशे रेशे बन गए नीचे तक, जैसे हमारे फेफड़ों में झल्लियाँ होती हैं सांस जिनमें जाती है, जैसे पीपल के पत्ते में छोटे छोटे रेशे होते हैं, ऐसे अपने कैपिलरी सारी क्रिएट हो गई हैं। और अब जब इवेपोरेशन का प्रोसेस एक्टिवेट हुआ, सबसे पहले वो जो पानी उसे सरफेस पे दिख रहा है उसे सुखाएगा, फिर वो सॉइल की लेयर्स में जो पानी है वो तो उसे भी नहीं छोड़ेगा, उसे भी सुखा देगा, और अब वो पानी सुखाते जा रहा है। तो ऐसे में ऊपर जो है, ऊपर की लेयर में जो पानी है, पानी कम हो रहा है, सॉल्ट बढ़ रहा है, तो वो हाई कंसनट्रेटेड वाटर है, उसमें सॉल्ट ज़्यादा कंसनट्रेट कर रहा है। लेकिन वो नलियों के वाया नीचे ग्राउंड वाटर तक जुड़ा हुआ है, रास्ता बना है, वो लो कंसनट्रेशन वाटर है। ऐसे कि ऊपर जो हाई कंसनट्रेटेड वाटर है, नीचे लो कंसनट्रेशन वाटर है, तो नीचे वाला पानी खिंच के ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएगा, और इवेपोरेशन के इम्पैक्ट में वो भी इवेपोरेट होता चला जाएगा। तो फिर ऐसे इलाकों में ग्राउंड वाटर टेबल भी थ्रेटन्ड हो जाता है इस प्रोसेस के वाया। अगर वाटर लॉगिंग रखो, वाटर लॉग्ड फॉर्म में रखो, तो सरफेस और सॉइल लेयर में हम
हाई सॉल्ट कंटेंट वाला पानी जो है जमा होने लग जाता है, क्योंकि पानी उड़ने लग जाता है हवा में, भाप बन के सॉल्ट वहीं का वहीं रहता है। ऐसे में हाई सॉल्ट वाला कंटेंट वाला पानी, हाई कंसंट्रेशन वाला पानी नीचे लो कंसंट्रेशन वाले पानी को फिर बनी हुई कैपिलरीज की मदद से अपनी ओर खींचने लग जाता है, क्योंकि उधर नीचे से ऊपर की ओर फ्लो इस्टेब्लिश हो जाएगा, कैपिलरी एक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, और ऐसे में नीचे से पानी ऊपर उठता जाता है, और ऊपर इवेपोरेशन का इम्पैक्ट है, सन का इम्पैक्ट है, वो सूखते जाता है, सूखते जाता है, सूखते जाता है। एक समय में ग्राउंड वाटर टेबल भी नीचे चला जाता है, सूख जाता है, नुकसान हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं। ओके, क्लियर? चलिए, वेरी गुड। तो ये हमने देखा यहाँ पर कि इरिगेशन भी पानी को रिचार्ज करने का काम करता है, जैसा हमने देखा अभी पानी खड़ा रहता है। फिर रेजरवायर्स हम बनाते हैं, पानी सीप इन होके अंदर जाता ही होगा। और फिर इनके अलावा हम स्पेशली डिज़ाइंड प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, जिनके वाया हम आर्टिफिशियली पानी रिचार्ज करते हैं, हम पानी घुसाते हैं अंदर ज़मीन के। और वो आप कहेंगे सर कौन से? पढ़े तो हैं आपने, एनसीईआरटी में पढ़ा है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। आपकी छतों में जो पानी कलेक्ट हो रहा है, या जो आपके ज़मीन पर ज़्यादा ही पानी है, तो वो पानी आप खड्डे करके अंदर वेल बना करके घुसा दीजिए ज़मीन के अंदर। तो इन सारे चीज़ों से भी पानी मिलता है ग्राउंड वाटर को। तो मोटी मोटी बात है कि ग्राउंड वाटर को पानी कहाँ से मिलता होगा? सीधी कहानी है, बरसात का पानी मिल जाता है, पहला ग्राउंड वाटर इनफ्लो हो जाते हैं अपने, फिर कोई लेक, स्ट्रीम, रिजर्वायर, पॉन्ड कुछ भी हैं, नेचुरल सीप इन हो जाती है, उसके वाया मिल जाता है। और अगला इरिगेशन के जो प्रबंध हैं जिनमें पानी खड़ा रहेगा, वो भी पानी अंदर पहुंचा देते हैं, रिजर्वायर से पानी अंदर चला जाता है। दूसरा, स्पेशली डिज़ाइंड प्रोजेक्ट जो आर्टिफिशियली पानी रिचार्ज करते हैं। ये कुछ मुख्य तरीके हैं जिनकी मदद से आप ग्राउंड वाटर को पानी सप्लाई करते हो। डन होगी कहानी? पानी आता निकलता कैसे, इसको समझो। आइटम्स ऑफ डिस्पोजल क्या है? सबसे पहले तो कहानी है इवेपोरेशन। अभी समझा के हटाऊँ सारा प्रोसेस। इवेपोरेशन फ्रॉम कैपिलरी एक्शंस, आ गया समझ सारा? तो देखिए, इवेपोरेशन तो होती है, वो तो आप झुटला नहीं सकते। आपने अभी आंगन में पानी डाला, अभी पानी जो मिट्टी में सीप इन हुआ तो वो तो सीप इन हुआ, छोड़ दो। जो नहीं सीप, जो ऊपर ऊपर है, वो तो इवेपोरेट भी तो हो रहा है सारा। और थोड़ी देर बाद वो मिट्टी भी तो सूख गई, किधर गया पानी? इवेपोरेट हो गया, हाई हीट के इम्पैक्ट में इवेपोरेट हो गया। चलो छोड़ दो उसको, सीमेंटेड फ्लोर पे पानी डालो, धूप पड़ने दो, किधर गया सारा? वो तो अंदर नहीं गया था, वो हवा में उड़ गया सारा, इवेपोरेशन होता है। तो इसलिए जो भी नदियों में, रेजरवायर में, समुद्रों में, या कहीं पर भी, वो तो पानी इवेपोरेट होता है। हम ग्राउंड वाटर कैसे बाहर उड़ता है वो बता रहे हैं। उसके लिए मैंने अभी जो कैपिलरी एक्शन प्रोसेस इस्टेब्लिश करके बताया, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ज़्यादातर ये तब होता है जब वाटर टेबल सरफेस के क्लोज हो। जो ग्राउंड वाटर एक्विफर है, उसका जो वाटर लेवल है, टॉप वाटर लेवल, द वाटर टेबल, अगर वो सरफेस के ज़्यादा क्लोज हो, तो फिर वही कैपिलरी एक्शन के वाया पानी, जो पोर स्पेसेस हैं उनके वाया, नलियों के, झिल्लियों के वाया सरफेस के क्लोज आता जाता है, और हीट के इम्पैक्ट की वजह से उड़ते जाता है, आए जा रहा है, उड़ते जा रहा है। तो जिन एरियाज़ में ग्राउंड वाटर का टेबल सरफेस के ज़्यादा क्लोज होता है, वहाँ पर कैपिलरी एक्शन की मदद से जो ग्राउंड वाटर है वो इवेपोरेशन हो जाता है। एक ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि उतना नहीं है, मान लो कि सरफेस के क्लोज उतना भी नहीं है, थोड़ा अंदर है, लेकिन फिर तरीका क्या है? पेड़ लगाइए, पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं? पानी तलाश लेती हैं। तो पेड़ों की जड़ें पानी लेंगी, या आप ग्राउंड वाटर टेबल को छोड़िए, आप पानी ज़मीन पे पानी देते हैं, पेड़ उस पानी को सोख लेते हैं। अच्छा, पेड़ों की जड़ें पानी लेके क्या करती हैं? आगे वो पानी पत्तों के वाया हवा में, वो भी तो इवेपोरेट कर देती है ना, सारा उनका जो प्रोसेस है। तो उन्हीं का फूड, उनका सारी एनर्जी इसी के वाया ट्रांसपोर्ट होती है, सारे न्यूट्रिएंट्स इसी के वाया ट्रांसपोर्ट होते हैं, पानी लगाना पड़ता है। तो जो पेड़ों के वाया है, दैट इज़ इवेपोट्रांसपीरेशन, और जो नॉर्मली हो रहा है इवेपोरेशन। तो इवेपोट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन एक तरीका है जिसकी मदद से जो सब सरफेस वाटर, अब इसलिए ग्राउंड वाटर की बजाय अब सब सरफेस वाटर ज़्यादा रेलेवेंट लग रही है ना टर्म, है ना। तो सब सरफेस वाटर जो है वो इवेपोट्रांसपीरेशन या इवेपोरेशन की मदद से फुर हो जाता है, उड़ जाता है। ओके, तो ये एक चीज़ है। तो लिखा है इवेपोरेशन फ्रॉम कैपिलरी एक्शंस इन एरियाज ऑफ शैलो वाटर टेबल। शैलो वाटर टेबल का मतलब क्या है? जहाँ पर वाटर टेबल सरफेस के क्लोज ही है, थोड़ा सा खड्डा खोदा, थोड़ा सा कुआं बनाया, थोड़ी सी मिट्टी की, पानी मिल गया, तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पे वाटर टेबल उतना डीप नहीं है, बड़ा शैलो है। तो आप क्या सुनते हैं? हमारे यहाँ तो पानी भी